नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका तैयारी की तरबीज में। आज हम 12वीं क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। 12वीं क्लास में जो भौतिक विज्ञान है उसमें जो पहला भी आपका चैप्टर है वो आपका है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ये दो भाग है इसमें, एक वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, हाई स्कूल में थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में चर्चा सुनी होगी, पढ़ा होगा कि जो वैद्युत आवेश है वो क्या होता है। एक बार पुनः हम समझते हैं, थोड़ा ये समझते हैं कि वैद्युत आवेश की जो खोज है वो किस प्रकार हुई है, इलेक्ट्रिक चार्ज किस प्रकार से आया है। तो थोड़ा हम इसके पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में, इसके इतिहास में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो जो आपका वैद्युत आवेश है, सर्वप्रथम इसकी चर्चा जो है थेल्स नाम के आपके एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने इसकी चर्चा की है। और उन्होंने किस प्रकार चर्चा की है, उन्होंने एक प्रयोग किया है। उस प्रयोग में इन्होंने दो वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, और वो दो वस्तुएं क्या हैं, एक है आपका अग्नूश, एक वस्तु का नाम है अग्नूश, और दूसरी वस्तु का नाम है बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल, एक बात आप समझ लीजिए कि वैद्युत आवेश जो उत्पन्न होता है वो प्राथमिक रूप से रगड़ से उत्पन्न होता है। तो थेल्स नाम के जो दार्शनिक थे, इन्होंने आग्नेय जो था उसको बिल्ली की खाल में जब रगड़ा तो इन दोनों में एक पारस्परिक क्रिया हुई। उस पारस्परिक क्रिया द्वारा जो आवेश था वो उत्पन्न हुआ। किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और किस प्रकार की कौन सी क्रिया हुई, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, अर्थात एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में स्थानांतरित हुए। जिससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह धनावेशित हो जाता है, ज्ञान है, पता है आपको। और जिस पर स्थानांतरित होते हैं वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इसमें से एक पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए दूसरे से। तो इन दोनों में रगड़ से जो उत्पन्न हुआ वह आवेश था। और कैसे पता चला कि इन पे आवेश उत्पन्न हो गया है, इनमें जो आग्नेय था इसमें छोटे छोटे पदार्थों को या छोटे छोटे कोई भी जैसे कागज है उनको आकर्षित करने का गुण पैदा हुआ। आग्नेय और बिल्ली की खाल को जब रगड़ा गया तो जो आग्नेय था उसमें कुछ छोटे छोटे पदार्थों को, जैसे कोई छोटा कागज इत्यादि, उनको आकर्षित करने का गुण पैदा हुआ। ठीक है, परंतु थेल्स नाम के जो दार्शनिक थे वो इसको कुछ नाम नहीं दे पाए कि ये जो गुण है जिसके आधार पर छोटी छोटी वस्तुएं इस आग्नेय में आकर चिपक रही हैं अथवा ये आकर्षित कर रहा है, वह क्या है, उस गुण को ये नहीं बता पाए। इसके बाद इस प्रक्रिया को पुनः दोहराया गया। किसके द्वारा इस प्रक्रिया को पुनः दोहराया गया? गिलफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा। गिलफोर्ड नाम के वैज्ञानिक के द्वारा ये जो प्रक्रिया हुई है ये 400 BC हुई है। BC का अर्थ होता है ईसा पूर्व। गिलफोर्ड ने ये प्रक्रिया पुनः दोहराई 1600 AD में। AD का अर्थ है ईसा पूर्व। लगभग 2000 वर्ष के बाद ये प्रक्रिया पुनः दोहराई गई। और पुनः दोहराने के बाद गिलफोर्ड ने क्या किया, इस प्रक्रिया को फिर से किया, इस प्रयोग को फिर से किया, परंतु इन्होंने पदार्थों को बदला। केवल आग्नेय और बिल्ली की खाल का ही नहीं बल्कि विभिन्न अन्य प्रकार के पदार्थों का भी इस्तेमाल किया और सेम प्रक्रिया को दोहराया। क्या दोहराया? एक दूसरे में इसको रगड़ा। ठीक है, तो रगड़ने से क्या उत्पन्न हुआ? आवेश। रगड़ने से आवेश उत्पन्न हुआ। इन्होंने बताया कि जो आपका रगड़ है या घर्षण है, जो भी दो चीजों के बीच में अगर रगड़ उत्पन्न होती है तो आपको पता है फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। इस घर्षण के द्वारा एक फिजिकल क्वांटिटीज उत्पन्न होती है जो क्या थी आपकी? आवेश। परंतु ये नहीं बता पाए कि आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। उसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक का नाम आता है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन।
एक अन्य वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 1869 ईस्वी में इन सभी प्रयोगों को पुनः दोहराया गया और इसको एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया। और ये वह वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा बताया गया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज उत्पन्न हो रही है वो आवेश है तथा ये दो प्रकार का होता है। तो आवेश की खोज का जो श्रेय है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, क्योंकि ये वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने विस्तृत रूप से ये बताया कि आवेश क्या होता है और उस आवेश के प्रकार क्या होते हैं। इन्होंने बताया कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसमें एक को हम ऋणावेश कहते हैं तथा दूसरे को धनावेश कहते हैं। तो ये इतिहास था जिसके आधार पर आवेश की खोज हुई है। ये केवल जनरल नॉलेज के लिए हमने आपको बताया है, आपको पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। तो देखिए, आवेश किसी भी पदार्थ का वो फंडामेंटल वस्तु होता है, वो फंडामेंटल गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है अथवा वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है अथवा उसके प्रभाव को उत्पन्न करता है या इन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। क्या अर्थ हुआ इसका? आवेश जो होता है वो किसी भी पदार्थ का एक फंडामेंटल गुण होता है, एक मूलभूत गुण होता है जिसके द्वारा वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। इसको हम कहते हैं आवेश, चार्ज कहते हैं। चार्ज का जो मात्रक होता है वो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि कूलाम होता है। ठीक है। अब किसी भी पदार्थ पर, किसी भी चालक पर, जिसको हम सुचालक भी कहते हैं, उस पर कितना आवेश हो सकता है। ठीक है। तो कितना आवेश हो सकता है उसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, कोई भी पदार्थ है उस पर जो आवेश होता है वो आपका जो मूलभूत आवेश होता है जिसको हम ई बोलते हैं, ई का अर्थ होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो मूलभूत आवेश का अर्थात मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? पूर्ण गुणज होता है। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो मूलभूत जो आवेश होता है, मूल आवेश होता है, जिसको हम ई कहते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं, उसका पूर्ण गुणज होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो n है यहाँ पर, इसका मान हमेशा 1, 2, 3, 4 इत्यादि होगा। n बराबर 1/2, 3/4, 5/6 इस तरह का कोई भी मान नहीं होगा, अर्थात इनका मान हमेशा एक पूर्ण नंबर होगा, एक संपूर्ण संख्या होगी। किसी भी प्रकार से वो इस प्रकार की संख्या नहीं होगी। इसको कहते हैं पूर्ण गुणज। कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज चालक है या सुचालक है या वस्तु है या पार्टिकल है, कुछ भी है, उस पर जो आवेश होगा वो हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है। इसको हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी पर भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा ई का मल्टीपल होगा और वो हमेशा n का जो मान होगा वो इस प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करेगा, ना कि इस प्रकार की संख्याओं को व्यक्त करेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आवेश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हर उस जगह लगता है जहां पर कोई दो पार्टिकल उपस्थित हैं और वो दो पार्टिकल चार्ज्ड हैं, अर्थात उन पर आवेश की उपस्थिति है। यदि पार्टिकल हैं उन पर आवेश की उपस्थिति नहीं है तो ये नियम आपका नहीं लगता है। और यह छोटे से पार्टिकल से लेके बृहद पार्टिकल तक, बृहद पिंडों तक सत्य है। ये नियम क्या होता है? यदि दो पिंड हैं या दो पार्टिकल हैं
जिन पर कोई एक चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है, दो पार्टिकल हैं जिन पर चार्ज Q1 और Q2 है अगर, और ये दोनों पार्टिकल जो हैं आपके कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, मान लीजिए ये दूरी R है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा, इस बल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जो नियम दिया जाता है, जिसके आधार पर इनकी मात्राओं को निकाला जाता है, उसको हम कूलाम के नियमानुसार निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच जो आपका लगने वाला बल होता है, किन दोनों के बीच, ये दो पार्टिकल के बीच, और ये पार्टिकल कैसे हैं, आवेशित हैं, इन पर आवेश है, जो आवेश की मात्रा है वो Q1 और Q2 है। तो ये नियम कहता है कि जो F होगा, ये निर्भरता का चिन्ह है, जिसको हम अनुकुलपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती के रूप में पढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो इन दोनों के परिमाण, किसके परिमाण, Q1 और Q2, इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या अनुक्रमानुपाती होता है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, और बटे में आता है इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, R²। अब इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोई दो पार्टिकल हैं और कैसे हैं, आवेशित हैं, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, और इस बल की प्रकृति कैसी होगी, इस बल की प्रकृति आकर्षण भी हो सकती है, इन बलों की प्रकृति प्रतिकर्षण भी हो सकती है। ये किस बात पर निर्भर करेगा कि कब आकर्षण होगा कब प्रतिकर्षण होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दिया गया Q1 और Q2 है, उसका मान ऋणात्मक आवेश है, वो धनात्मक आवेश है, अथवा उनमें से एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। इस बात पर निर्भर करेगा कि इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा अथवा प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो जो आपका F होता है ये निर्भर करता है कि ये आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा। अगर Q1 और Q2 दोनों धनात्मक हैं, अर्थात दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस है, तो दिया गया जो आपका निकलेगा बल निकलेगा प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। यदि दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, अर्थात दोनों ऋणावेशित है, तो जो बल होगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, क्योंकि समान चार्ज की जो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे को रिपल करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, और इन दोनों में एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो इनके बीच लगने वाला बल हमेशा आकर्षण होगा। तो पुनः एक बार समझिएगा, यदि दो पार्टिकल हैं और उन पर चार्ज Q1 Q2 है, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, इसको हम कूलाम के नियमानुसार निकालते हैं। तो कूलाम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आपके आवेशित कण हैं उनके बीच लगने वाला बल, और ये बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है, किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के, अर्थात इनकी वैल्यू के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि इन दोनों में जो संबंध है वो 1/, का है, अर्थात व्युत्क्रम का है, उल्टे का संबंध है। दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। और आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है कि ये जो सिंबल होता है, जिसको हम निर्भरता का सिंबल कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह कह सकते हैं, अगर ये हटता है, अगर ये हटता है और गणितीय रूप से इसकी जगह बराबर का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर एक नियतांक आता है, ये नियतांक k है। तो ये Q1 Q2/R², इस चिन्ह को हटाने के बाद जो इक्वल का साइन आया, बराबर का चिन्ह आया है, तो ये जब चिन्ह हटता है तो एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी जाती है, एक एक्स्ट्रा पद आता है, जिसको हम नियतांक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है वो k है। इस k का जो मान होता है वो आपका होता है 1/4πε0। इस k का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यदि माध्यम जो दिया गया माध्यम है, जिसमें ये
आपका बल लग रहा है वो दिया गया माध्यम वायु और निर्वात है, तब तो आपका ये वैल्यू इतनी होती है। इसके अतिरिक्त कुछ है तो यहाँ पर के और आता है, इस के में और इस के में डिफरेंस है, तो इस कांस्टेंट को हम कुछ और कह देते हैं, हम इसको K1 कह देते हैं। और ये आपका जो K है वो दिया गया माध्यम है, अगर वो माध्यम निर्वात नहीं है, वायु नहीं है, उसके अतिरिक्त कुछ और है, तब इसका मान कुछ लिया जाएगा। और इसका मान अगर कहा जाता है कि वायु में हो रहा है ये प्रयोग अथवा निर्वात में हो रहा है, तो इसके का मान 1 हो जाता है, इसके का मान 1 हो जाता है। पुनः एक बार समझ लीजिए कि कूलाम का नियम क्या होता है, क्योंकि ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है। पुनः एक बार समझ लीजिए कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए, कूलाम का नियम वहां पर लगता है जहां पर दो पार्टिकल होते हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार का आवेश होता है, उनके बीच में कितना बल होगा उसको निकालने के लिए गणितीय रूप से जो हम आकलन करते हैं, गणना करते हैं, उसके लिए हम कूलाम के नियम की सहायता लेते हैं। तो कूलाम का नियम ये कहता है यदि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो आवेशित कण हैं जो कुछ फाइनाइट दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा इन दोनों आवेशों के परिमाण का अर्थ होता है वैल्यू, मान, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये अगर सिंबल हटता है तो उसकी जगह एक इक्वल का साइन आता है, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जाती है जिसको हम कहते हैं नियतांक। अगर आप चाहें तो इस लाइन को ले सकते हैं अथवा ये सीधी लाइन आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पद आया है इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कहा जाता है कूलाम के नियम का गणितीय रूप, कूलाम के नियम का गणितीय रूप। अब ये जो आपका कूलाम का नियम होता है इसमें जो F आया है, F आपने पढ़ा है कि F जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। तो आपसे पूछा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में कि जो ओम का नियम होता है इसका सदिशीय रूप क्या होगा। तो सदिश को प्रदर्शित करने के लिए जो आपकी सदिश राशि होती है उसके ऊपर हम किसका प्रयोग करते हैं, वेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो F के ऊपर अगर आपने वेक्टर लगा दिया है तो ये सदिश रूप में बदल जाएगा। इसमें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक फिक्स राशि होती है, ना तो उसको सदिश कहा जा सकता है ना अदिश कहा जा सकता है। वैसे क्वांटिटी जो होती है उनको हम अदिश की श्रेणी में रखते हैं। और जो आवेश होता है वो आपको पता है एक अदिश राशि है, दूरी है वो एक अदिश राशि है। तो ये इसका सदिश रूप हो जाता है किसके, कूलाम के नियम का सदिश रूप। जो दिया गया आपका बल है, बल के ऊपर अगर आप वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, एक सदिश राशि है, तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप हो जाता है। आगे हम समझते हैं कि ये जो पद आया है आपका, इसमें जो एप्सिलॉन 0 वाला पद है, इस एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो जो आपका एप्सिलॉन 0 वाला पद है इसकी वैल्यू जो है हम आपको बताते हैं, निकाल कर बताते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा पद आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, इसका मान 9 × 10⁹ होता है। इसलिए की वैल्यू आप याद कर लीजिए, या तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद कर लीजिए तो इस पूरे पद का मान निकाल सकते हैं, अथवा इस पूरे पद की वैल्यू याद कर लीजिए 9 × 10⁹ होती है। अगर इस पूरे पद की 9 × 10⁹ होती है तो इस एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होगी। अब इसका मात्रक क्या होगा तो अभी हम आपको बताएंगे निकाल कर कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर आप एप्सिलॉन 0 निकालना चाहेंगे, यहां से एप्सिलॉन 0 निकालेंगे तो ये 9 × 10⁹ है, ठीक है। ये चला जाएगा आपका, इस तरीके से समझिए कि ये जो 9 × 10⁹ है इसको ले आइए इस तरफ, और ये कहाँ आएगा, बटे में आएगा, इधर ऊपर है इधर बटे में आएगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इस तरफ चला जाएगा। ये वाला पद इस बन के अपॉन में आ जाएगा, ये वाला पद इधर चला जाएगा। और अगर आप निकालना चाहेंगे एप्सिलॉन 0 तो ये 4 पाई यहाँ आ जाएगा अपॉन में।
तो एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू आएगी 1/4। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, सॉरी, और गुणा 9 गुणा 10⁹9। क्या किया हमने, इस वाले पद से एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट किया, तो ये पद आ गया। अब इस पद में जो पाई है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, अगर आप इस पद को कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे, ठीक है, चूंकि आप कर सकते हैं इतना, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये 8.85 गुणा 10⁻12 आएगी। 8.85 गुणा 10⁻12 आएगी। तो ये जो आपका वैल्यू है ये होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो आपसे अगर पूछा जाता है, चूंकि पूछा जाता है बहुविकल्पीय अथवा अधिलघु उत्तरीय प्रश्न में, इस पूरे की वैल्यू पूछी जा सकती है, वो इतनी होती है, और ये जो पद होता है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू इतनी होती है। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, इन दोनों का मात्रक क्या होता है वो आप समझिएगा। तो किसी एक का मात्रक निकाल के हम आपको बताते हैं। तो इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम आपको निकाल के बताते हैं इस पद से कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक इंटर में याद नहीं कर पाएंगे तो उनको निकालना सीख लीजिए कि किस तरीके से हम मात्रक निकालते हैं। देखिए ये वाला जो पद है, इसमें हम एप्सिलॉन नॉट निकालना है। एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, ये के बराबर 1 रख के चलेंगे, क्योंकि हम मान के चलेंगे माध्यम क्या है, वायु है अथवा निर्वात है। यहां से एप्सिलॉन नॉट अगर निकालेंगे इस पद से, तो ये जो 4 पाई है इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, f इंटू 4 पाई, और इसके अपॉन में r स्क्वायर है, ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब ऊपर जो बचा हुआ है आपका ये वाला पद निकालेंगे, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा। हम एप्सिलॉन नॉट निकाल रहे हैं, तो ये f की जगह आएगा, f कहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई और f, एप्सिलॉन नॉट की जगह f आ जाएगा, f नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ जाएगा, और जो q1 q2 है अपॉन r स्क्वायर, ये जहां था वही है, अपनी जगह है, केवल किसकी कौन इंटरचेंज हुआ है, इसकी जगह, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, f इधर चला गया है। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर आपका इस अचर पद है, कोई कांस्टेंट पद है, उसको ना तो मात्रक में शामिल किया जाता है और ना ही विमा में शामिल किया जाता है। ना ही विमा निकाली जाती है इसकी, क्योंकि उसकी कोई विमा होती नहीं है, और ना ही मात्रक में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा ये 1/f, 1/f का अर्थ है 1/न्यूटन, 1/f का अर्थ है 1/न्यूटन, और q1 का अर्थ है कूलाम, और q2 का अर्थ भी है कूलाम, दोनों गुणा में है तो हो जाएगा कूलाम की घात 2, और अपॉन में आ रहा है r स्क्वायर, r स्क्वायर का अर्थ है मीटर, और मीटर की घात 2। तो 1/f, f का अर्थ है 1/न्यूटन, q1 q2, q1 का भी कूलाम होगा, q2 का भी कूलाम होगा, तो ये हो जाएगा कूलाम की घात 2, और इसके बाद अपॉन में r स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मीटर की घात 2। तो ये मात्रक बनेगा जाके, ऊपर आपका है कूलाम, कूलाम की घात 2, और बटे की जो लाइन होती है वो मात्रक में हम उसको पर की लाइन में, प्रति की लाइन में बदलते हैं, पता होगा आपको, न्यूटन, और इसके साथ आ जाएगा मीटर की घात 2। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो एप्सिलॉन नॉट है, देखिए ये आया है कूलाम, तो ये हो गया कूलाम, कूलाम की घात 2, और इसके साथ आया है प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, कूलाम की घात 2 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका मात्रक किसका, एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान अगर आपको निकालना है, इसका मात्रक आपको निकालना है, तो यहाँ आ रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट, तो ये मात्रक है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो अपॉन में आ रहा है वो गुणा में पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, तो ये मात्रक हो जाएगा आपका 1/4 नॉट, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। खूब पूछा जाता है, और इसका यूटिलाइज, इसका उपयोग हम आंतरिक प्रश्नों को करने में बहुत ज्यादा करेंगे, कि जो आपका एप्सिलॉन 0 होता है या एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मात्रक क्या होता है, और जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मात्रक क्या होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका था कूलाम का नियम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम का सदिशीय रूप क्या होता है, और कूलाम के नियम में जो एप्सिलॉन नॉट आता है उसका मात्रक क्या होता है, और जो इसका पूरा पद आता है 1/4 उसका मान क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। एक अंतिम बात और समझनी है कि जो एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन 0 आया है, इसको हम कहते क्या हैं, इसका नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का जो आपका नाम है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। अब एक और टर्म आपको सीखना है, वो है विमा। किसकी विमा? एप्सिलॉन नॉट की विमा। कोई भी परिभाषा इंटरमीडिएट में तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है जब तक उसकी विमा और मात्रक का उल्लेख आप नहीं करेंगे। भले आपसे पूछा जाए अथवा ना पूछा जाए बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में, परंतु इंटरमीडिएट के एग्जाम में हमेशा मात्रक और विमा हमेशा लेकर आएंगे। और हाई स्कूल में आप मात्रक अवश्य लिखेंगे क्योंकि हाई स्कूल में विमा नहीं है। तो इंटरमीडिएट में प्रत्येक पद की, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीज की अगर विमा है तो उसकी विमा लिखेंगे, और अगर वो विमाहीन है तो कोई बात नहीं, और मात्रक अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी विमा हम किस प्रकार निकालते हैं, तो अभी आपने देखा कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो आ रहा था 1/4πf और Q1 Q2 बटे r²। ये पद आ रहा था, ये वैल्यू आ रही थी किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। अभी मैंने बताया कि जो अचर पद होता है, कोई संख्यात्मक मान होता है, उसको ना तो मात्रक में शामिल किया जाता है और ना ही विमा में शामिल किया जाता है। तो यहाँ विमा आएगी f की। f की विमा होती है ml/2। याद करनी पड़ेगी। कुछ विमाएं हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विमा है बल की। बल की विमा आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। बल की विमा का ml/2। ठीक है, और इसके बाद आया है Q1 और Q2। Q1 और Q2 की विमा क्या होती है वो हम आपको निकाल कर बताते हैं। तो देखिए I बराबर होता है Q/T। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, विद्युत धारा जो होती है आगे भी पढ़ेंगे, इंटर में भी है। I बराबर Q/T। Q यहाँ पर होता है आपका आवेश और T होता है समय। तो इसकी अगर विमा निकालेंगे I की विमा, तो I की जो विमा है वो आपकी आएगी, Q की विमा यहाँ पर निकालेंगे, I की विमा में कोई जरूरत नहीं, Q की विमा की आवश्यकता है। Q की विमा यहाँ निकालेंगे तो ये एक मूल राशि है, I एक मूल राशि है और आपको पता है T की एक मूल राशि है। तो जो I होगा इसकी जो विमा है वो A होती है। Q बराबर निकालेंगे, Q बराबर होगा IT। Q बराबर IT यहाँ से निकालेंगे तो A विमा हो जाएगी I की और T की विमा हो जाएगी T। तो जो आवेश है Q है उसकी विमा होती है AT। लिखने का एक क्रम होता है, ठीक है, चाहे इसे AT लिख सकते हैं और AT ही लिखेंगे, एक क्रम होता है। तो Q1 की विमा AT, इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमेशा विमा वाले पदों को लिखा जाता है। Q1 की विमा भी AT होगी। और नीचे है r²। r² का है दूरी है, और दूरी की विमा क्या होती है? एक लंबाई है, इसकी विमा होगी l²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/ml/2 और ये हो जाएगा a⁻2 और t⁻2 और नीचे हो जाएगा l⁻2। यहाँ हो जाएगा a⁻2 और t⁻2। ठीक है, अब क्रम वैसे ही निकलते हैं, जो विमा लिखने का क्रम है उसमें m l t a और थीटा ये क्रम होता है, या m l a t थीटा इस तरीके से क्रम होता है। यानी सबसे पहले जो पद आएगा वो m वाला आएगा। तो m वाला पद चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात 1 है, ऊपर जाएगा इसकी घात हो जाएगी -1। l वाला पद l ये है और l ये है, तो ये हो जाएगा l⁻3। सॉरी, ये l है और ये l² है, ऊपर जाएगा घात हो जाएगी -3, m l⁻−3। t देखिए t की घात -2 है, ऊपर 2 है तो ये ऊपर जाके जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 4, t की घात 4 और a की घात 2 है, तो ये विमा आएगी
किसकी, एप्सिलॉन नॉट की विमा को पूछी जाती है बहुविकल्पीय प्रश्न में अथवा अतिलघुत्तरीय प्रश्न में। एप्सिलॉन नॉट की विमा एक बार पुनः समझिए, एप्सिलॉन नॉट की विमा। देखिए एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं जब कूलाम के नियमानुसार तो वो इतना आता है, ठीक है, अभी आपको बताया था निकाल कर। इसमें जो अचर पद है, जो संख्यात्मक मान है, उसका कोई मात्रक कोई विमान नहीं होती है, इसलिए इस पद को हम शामिल नहीं करते हैं। किसमें, विमा लिखते समय अथवा मात्रक लिखते समय। तो 1/f, f का जो विमा होती है वो होती है mlt की घात -2 और q की जो विमा निकल के आती है 80, अभी बताया आपको। और r क्या है, एक दूरी है अर्थात एक लंबाई है, तो इसकी विमा क्या होगी, l होगी। चूंकि r² है इसीलिए इसकी विमा l की घात 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा a की घात 2 t की घात 2। अब ये ऑर्डर में लिखा जाता है, ऑर्डर ये है, ठीक है। थीटा का अर्थ यहाँ ताप है, m का अर्थ द्रव्यमान है, l का अर्थ लंबाई है, a का अर्थ धारा है, t का अर्थ टाइम है और थीटा का अर्थ ताप है। ये आपको 11th में पढ़ा गया होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो ये ऑर्डर है लिखने का, सबसे पहले पर m वाला, m की घात -1, l की घात -3, t की घात 4 और a की घात 2। ये विमा हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें हैं जिनको हम समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि जो आवेश है, आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। आवेश का वितरण, आवेश का जो वितरण होता है वो किस रूप में होता है। आवेश का वितरण 3 रूपों में होता है और वो 3 रूपों में किस प्रकार होता है, वो जिसमें आवेश वितरित होता है उस आवेश में, यानी जिस किसी भी चालक में आवेश वितरित होता है उसका आकार किस प्रकार का है। आकार के आधार पर 3 प्रकार का आवेश वितरण होता है। आवेश का वितरण, आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। देखिए कोई भी चालक अगर इस प्रकार का है जिसमें केवल और केवल लंबाई है, जैसे कोई तार, इसकी कुछ लंबाई है, तो इसमें जो आवेश का वितरण होगा वो इसकी लंबाई में होगा। आवेश का जो वितरण होगा वो इसकी लंबाई में होगा, ठीक है, यानी एक रेखा में होगा वितरण, ये एक रेखा में वितरण होगा, तो इसको कहते हैं हम रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में किसी एक राशि में वितरण हो रहा है, लंबाई में वितरण हो रहा है अथवा चौड़ाई में वितरण हो रहा है अथवा ऊंचाई में वितरण हो रहा है, तो उसको हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब रेखीय आवेश वितरण जो होता है ये कितना होगा, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। और रेखीय आवेश जो वितरण होता है इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश वितरण जो होता है इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो इसमें आवेश है वो आपका Q है और इसमें जो आवेश में परिवर्तन हो रहा है वो dQ है। देखिए D लगा हो, डेल लगा हो, ये डेल लगा हो, ये वाला डेल लगा हो, ये परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, हमेशा परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा होगा, वो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा होगा। डी डेल, ये डेल या इसे हम डेल्टा कहते हैं, ये किसी भी राशि के आगे जब लगाए जाते हैं तो उसका अर्थ है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, परंतु सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी लंबाई में वितरण हो रहा है, मान लीजिए किसी एक फाइनाइट लंबाई में, और वो लंबाई है dl। dl लंबाई में जो आवेश है वो dq है, ठीक है। तो इस पूरे में कितना आवेश का वितरण होगा, कितना आवेश होगा, उसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है dq बटे dl। dq बटे dl। dq का अर्थ है आवेश में होने वाला परिवर्तन, l का अर्थ है लंबाई में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि यहां से इस तरफ जब हम बढ़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगी। आवेश में वृद्धि भी हो सकती है अथवा आवेश में कमी भी हो सकती है। तो ये लंबाई में परिवर्तन है, ये आवेश में परिवर्तन है। लैम्डा बराबर होता है dq बटे dl, इसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण।
ठीक है। और ये जो लैम्डा होता है ये रेखीय आवेश वितरण की एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन है। एकांक लंबाई का अर्थ क्या हुआ, अगर ये दिया गया तार है, चालक है, इसकी लंबाई अगर 10 मीटर है तो 1 मीटर में कितना परिवर्तन होगा। तो 1 मीटर में जो आवेश में परिवर्तन हो रहा है वो dq है। 1 मीटर में की जो लंबाई है वो आपकी dl है, ठीक है। तो एकांक लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा जो होता है इसके लिए नाम दिया जाता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन, किसमें, आवेश में। एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन किसमें, आवेश में, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, Q है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलम। L है, L का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा कूलम प्रति मीटर। कूलम प्रति मीटर। तो ये होता है रेखीय आवेश वितरण। अब किसी की आकृति ऐसी है जिसमें दो विमाएं हैं, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इसमें जो आवेश का वितरण होगा वो इसके क्षेत्रफल में होगा। क्षेत्रफल का अर्थ होता है dA। क्षेत्रफल का अर्थ होता है dA। तो इस आवेश वितरण को कहते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश का वितरण होगा। इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश का वितरण होगा, तो इसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरा जो आपका वितरण है उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, और इसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो सिंबल है इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, और ये जो सिंबल है पता है आपको, इसको सिग्मा पढ़ते हैं और इसको लैम्डा पढ़ते हैं, ऊपर जो आया है। तो आवेश में तो परिवर्तन dq होगा, लेकिन ये परिवर्तन किसमें हो रहा है, क्षेत्रफल में, ठीक है। एक पृष्ठ होगा, पृष्ठ में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो कोई पृष्ठ है जिसमें दो विमाएं हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, या ऊंचाई और लंबाई है, कोई दो विमाएं हैं, उनमें आवेश में अगर वितरण हो रहा है तो उसमें जो आवेश का वितरण होता है उसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण जो होता है उसमें जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ठीक इसमें हम जैसे हमने लैम्डा को रेखीय आवेश घनत्व कहा है, इसमें भी जो सिग्मा होता है उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है वो dq/dA होता है। इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बनता है ऊपर कूलम, क्योंकि Q है और नीचे A है। A का अर्थ होता है मीटर की घात 2। मीटर की घात 2 क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, दो राशियों को व्यक्त करता है, लंबाई चौड़ाई को, या चौड़ाई ऊंचाई को, या लंबाई चौड़ाई को, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर की घात 2 या कूलम प्रति वर्ग मीटर। अब तीसरा किस प्रकार का वितरण होगा, कोई ऐसा आपका चालक है जिसमें तीनों विमाएं मौजूद हैं, अर्थात लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। अगर इसमें आवेश का वितरण हो रहा है, तो इसमें लंबाई में भी वितरण होगा, चौड़ाई में भी वितरण होगा और ऊंचाई में भी वितरण होगा, क्योंकि ये आवेश तीनों जगह वितरित होगा। लंबाई में भी वितरित होगा, चौड़ाई में भी वितरित होगा और ऊंचाई में भी वितरित होता है। तो इसको हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। इसको कहते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण कब होगा, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों विमाएं मौजूद होंगी, तीनों विमाएं उपस्थित होंगी, तो इस प्रकार का वितरण होगा। इसको प्रदर्शित किया जाता है रो से। इसको हम पढ़ते हैं रो। ये होता है dq/dv। b का अर्थ होता है यहाँ आयतन। आयतन का अर्थ होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों राशियां। तो इसका जो मात्रक है वो क्या बनेगा, इसका मात्रक बनता है कूलम और बटे b का अर्थ होता है मीटर की घात 3 या घन मीटर, ठीक है। तो आवेश का वितरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, और ये वितरण किस बात पे निर्भर करेगा कि किसमें वितरण किस प्रकार का होगा, ये उसके आकार पर निर्भर करेगा। किसी की एक विमा में अगर वितरण हो रहा है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई,
लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई किसी एक में भी वितरण हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, इसकी एकांक लंबाई में कितना आवेश जा रहा है उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, ये उनमें होता है जिनमें दो राशियां होती हैं, लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, तो इसमें जो आपका वितरण होता है एकांक लंबाई में उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है dq/dA। और अगर आपका ऐसी संरचना है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों राशियां विद्यमान हैं या तीनों विमाएं हैं तो उसमें जो वितरण होता है वो पूरे आयतन में वितरित होगा, उसको कहते हैं रो से। ये जो आपके अल्फाबेट दिए जाते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, रो, ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं। विज्ञान में लैटिन लैंग्वेज के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो इनके जो प्रतीक हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिए गए हैं। ये सिग्मा है ये भी लैटिन का है, ये लैम्डा है ये भी लैटिन का है, और ये जो रो हमने लिखा है ये भी लैटिन का है। ठीक है, तो इस पार्ट का जो आधा भाग है जिसको हम कहते हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश में आपको इतना पढ़ना है। अब इसका जो सेकंड भाग है जो कि काफी बड़ा है, काफी बृहद है, जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें जो बोर्ड की दृष्टि से आने वाला प्रश्न है वो आपका, इनका हम यूटिलाइज करेंगे, ये आते नहीं है, इनको हम आगे इनका अनुप्रयोग करेंगे। ये एप्लीकेशन के माध्यम से हमने आपको समझाए हैं, ये केवल समझने थे। इनका यूटिलाइज, इनका उपयोग हम आगे करेंगे। गॉस की प्रमेय में हम इनका उपयोग करेंगे और गॉस की प्रमेय की जो एप्लीकेशन है उनमें हम इनका प्रयोग करेंगे, और आगे जो विद्युत क्षेत्र है उसमें भी हम इनका अनुप्रयोग करेंगे, इनका एप्लीकेशन करेंगे। तो ये समझाने के दृष्टिकोण से थे। इसमें सबसे ज्यादा आने वाला जो प्रश्न था वो आपका था कूलाम का नियम। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।